अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटे, कैसे हैं आप लोग? जी, आई एम योर टीचर, बायोलॉजी टीचर मिस शहज़ादी नज़ीर। और आप यहाँ पे चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी का। आई होप कि आपने प्रीवियस लेसन याद किया होगा, जो कि आपने डोमेन्स के बारे में पढ़ा था। आप डोमेन्स के बारे में जान चुके हैं और आपने किंगडम्स पढ़ ली हैं। डोमेन यूकेरिया की फर्दर 4 किंगडम्स आपने लास्ट टाइम में पढ़ी थी, ठीक है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये सब की आपने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ ली कि किस डोमेन में क्या कैरेक्टर्स हैं और किस किंगडम के क्या कैरेक्टर्स हैं। एक तो पूरा एक फुल फॉर्म में दिया हुआ है। बच्चों, आपकी बुक के पेज 35 पे एक टेबुलर फॉर्म में भी वही कैरेक्टर्स दिए जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन्स एंड किंगडम ऑफ लाइफ। वो कैरेक्टर्स जो आपने बहुत डिटेल से पढ़े हैं, यहाँ पर एक कंपैरिजन की फॉर्म में उन कैरेक्टर्स को दिया जा रहा है और इनको शॉर्ट फॉर्म में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया, जस्ट उनके कैरेक्टर्स को कंपेयर किया जा रहा है। जैसे डोमेन और किंगडम्स के कैरेक्टर को, फर्स्ट 3 डोमेन्स आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। देन यूकेरिया की 4 फर्दर किंगडम्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो देखते हैं इनके कैरेक्टर्स का क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे सेल टाइप। सेल टाइप मीन्स के सेल की कौन सी किस्म वहाँ पे पाई जाती है। बच्चों याद रखिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। आप प्रीवियस लेसन में भी पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोस विच आर वेरी सिंपल, बहुत सादा होते हैं और उनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो नहीं होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो कि कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर डोमेन आर्की में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, इसमें भी प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं क्योंकि ये भी सिंपल डोमेन है। तो बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और आर्की में भी प्रोकैरियोटिक हैं। क्योंकि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपल हैं। तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। नेक्स्ट यूकेरिया की जो किंगडम्स हैं, ये सब यूकैरियोटिक हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है और ऑर्गेनेल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लें, न्यूक्लियर एनवेलप की। न्यूक्लियर एनवेलप कैसा पाया जा रहा है यहाँ पे? न्यूक्लियर एनवेलप, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, आर्की और बैक्टीरिया, तो इनमें न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो एब्सेंट है, राइट? और प्रेजेंट है इन यूकेरिया ऑल 4 किंगडम्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में प्रेजेंट है न्यूक्लियर एनवेलप, यानी न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाई जाती है। उसके बाद बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल क्या चीज़ है? एक हार्ड आउटर कवर है जो कि किस केमिकल से मिलके पाया जाता है, बनता है, और अगर सेल वॉल है या नहीं है इसकी बात करेंगे। तो आर्की में सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ अ केमिकल पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। ये आप प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया जा रहा है। और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन केमिकल से ये सेल वॉल मिलके बनी है, जबकि प्रोटिस्टा में चंद एक ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल पाई जाती है और फंजाई में सेल वॉल होती है। फंजाई के तमाम सेल्स में सेल वॉल होती है एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ काइटिन। काइटिन से मिलके बनी है। प्लांट्स में, प्लांटी किंगडम में जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट है और एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड मैनी अदर केमिकल्स। जब हम सेल वॉल को पढ़ेंगे डिटेल से तो तब वहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स हैं। मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेलुलोज है, जबकि एनिमेलिया में सेल वॉल इज एब्सेंट। ये एक कंपैरिजन है सेल वॉल का, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो किस केमिकल से मिलकर वो बनी हुई है। अब हम बात करेंगे 4th कैरेक्टर की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स
खुराक लेने का तरीका, खुराक खुद बनाते हैं या दूसरों से लेते हैं? एज यू नो वेरी वेल, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। तो लेट्स सी कि आर्की और बैक्टीरिया जो हैं ये ऑटोट्रॉफ्स भी हैं और हेट्रो भी हैं। कुछ इनमें से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो खुद अपनी खुराक बना लेते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों से हासिल करती हैं। ऑटो भी हैं और हेट्रो भी हैं, बैक्टीरिया भी और आर्की भी। यूकेरिया में प्रोटिस्टा की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, हेट्रोट्रॉफ्स भी हैं और इवन के कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन रखते हैं, यानी डुअल कैरेक्टर शो करती हैं। यस, आपने पढ़ा था यूग्लेना के बारे में। डबल कैरेक्टर है कि जब उसको लाइट मिल रही होती है तो ऑटोट्रॉफिक होता है, अपने लिए खुराक खुद तैयार करता है, जबकि जैसे ही लाइट नहीं मिल रही होती उसको तो वो हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये कॉम्बिनेशन भी रखते हैं। जबकि फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जी एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव क्या है? ये फूड को आउटसाइड द बॉडी पहले ब्रेक करते हैं बाय सिक्रेटिंग सम एंजाइम्स और फिर उस फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज़ देयर सिंपल मेथड ऑफ टेकिंग फूड। वाइल प्लांटी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स ऑफ कोर्स ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स, ऑटोट्रॉफ्स हैं और अपनी खुराक खुद बनाते हैं बाय अ वेरी यूनिक प्रोसेस दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद बेटे नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफ्स हैं एंड हियर इज़ ऑल्सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, क्योंकि इनका जो खुराक हासिल करने का तरीका है दैट इज़ इंजेस्टिव। इंजेस्टिव होता है बाय टेकिंग फूड इन देयर ओरल कैविटी एंड देन डाइजेस्टिंग इट। खुराक को बॉडी में लेके जाना और फिर उसको डाइजेस्ट करना, ये ह्यूमंस का और एनिमल्स का एक यूनिक कैरेक्टर है। लास्ट कैरेक्टर है मल्टी सेलुलैरिटी। मल्टी सेलुलैरिटी मीन्स के ऑर्गेनिजम्स ढेर सारे सेल से मिलके बने हैं या नहीं बने हैं। मल्टी सेलुलैरिटी का कैरेक्टर पोजेस करना मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है। तो एज यू नो कि आर्की और बैक्टीरिया तो सिंपल है, तो इनमें मल्टी सेलुलैरिटी एब्सेंट है दोनों में, आर्की में भी और बैक्टीरिया में भी। जबकि प्रोटिस्टा भी समहाउ सादा ही हैं, एब्सेंट हैं और कुछ जो हैं सिंपल स्ट्रक्चर्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही हैं। जबकि प्लांटी में और फंजाई में, प्लांट्स में और एनिमल्स में सब में मल्टी सेलुलैरिटी पाई जाती है। दे हैव मल्टी सेलुलर बॉडी एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते हैं और इसी तरह से वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करती हैं। ये वैसे तो आपने डिटेल से पढ़े हैं बच्चों, लेकिन बोर्ड में इस तरह के भी टॉपिक आ जाते हैं। ये कंपैरिजन एक टेबल की फॉर्म में 4 और 5 मार्क्स का लॉन्ग आता है और उसमें आपको ये सारे कैरेक्टर्स को ब्रीफली लिखना होता है। तो इसको आपने आज अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है, MCQ आ जाता है, सेल वॉल ऑफ जैसे पूछ लिया जाता है फंजाई की सेल वॉल किससे मिलके बनी है, तो आपने यहाँ पे पढ़ा है काइटिन से मिलके बनी है और बैक्टीरिया की सेल वॉल मिलके बनी है पेप्टिडोग्लाइकेन से, जबकि आर्की की मिलके बनी है पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन से। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने MCQs के लिए भी याद रखने हैं, शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं और एज अ टॉपिक लॉन्ग भी आपको आ सकता है। इज़ दैट क्लियर? जी बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेटस ऑफ वायरसेस। वायरसेस का इस क्लासिफिकेशन में क्या मुकाम है? तो पहले तो हम ये देखते हैं कि वायरसेस है क्या। वायरसेस आप अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, बहुत ही टाइनीएस्ट पार्टिकल्स हैं। हम इनको लिविंग थिंग्स भी कंसिडर नहीं करते हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स को पहले देखते हैं कि कैसे हैं। सबसे पहला इसका जो कैरेक्टर है वो है जी ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मीन्स दे आर वेरी स्मॉल, कि उनको हम एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। और ये एक लैटिन वर्ड है वायरस जिसका मीनिंग है पॉइजन।
अगर हम इनको देखें तो दे आर एट द बॉर्डर लाइन, दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ living and non-living things. And non-living things. ये क्यों बॉर्डर लाइन पे हैं? क्योंकि ये कुछ कैरेक्टर जो हैं ये लिविंग के शो करते हैं और कुछ जो हैं ये नॉन लिविंग के शो करते हैं। जी, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि ये लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स जैसे हैं? दे आर ए सेलुलर। ए सेलुलर मीन्स के इनके अंदर they are acellular, they do not possess a proper cell shape and cell organelles, क्योंकि इनमें lack a proper cell shape and organelles. ए सेलुलर हैं, एक प्रॉपर सेल भी नहीं है, और उसके बाद दे कैन नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म, कैन नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म। इनकी बॉडी के अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता, कोई स्पेसिफिक जो सेल के लिए कंसिडर किया जाए। तो फिर ये लिविंग कैसे कंसिडर हो रहे हैं? ये जब भी इन्होंने कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करनी होती हैं तो ये पैरासाइट बन जाते हैं। पैरासाइट इस तरह से कि दे लिव इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया फॉर रिप्रोडक्शन and for protein synthesis. For protein synthesis and reproduction, they become parasites. पैरासाइट्स बन जाते हैं। किस किस्म की बॉडी में रहते हैं? ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल बॉडी में, और इवन के बैक्टीरिया में भी रहते हैं। ये एनिमल्स एंड बैक्टीरिया इनमें रहते हैं ये। प्रोटीन सिंथेसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर ये पार्टिकल्स कहलाते हैं, सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं रखते हैं, इसलिए ए सेलुलर कहलाते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस इसलिए भी करते हैं, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें तो दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। बच्चों, दे आर कंपोज्ड ऑफ they are composed of two chemicals जो इनको लिविंग कंसिडर करवाता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड में हो सकता है जी डीएनए, आरएनए। डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, और न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ प्रोटीन्स पाई जाती हैं इसमें। एंड प्रोटीन्स एक ऑर्डिनरी वायरस की स्ट्रक्चर को देखें
तो कुछ इस तरह से, वैसे तो डिफरेंट शेप्स में होते हैं वायरसेस, लेकिन कैसे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इसको आपको समझाने के लिए जी, ये इसका जो हेड रीजन होता है, हेड रीजन है, नेक रीजन, और ये टेल रीजन होता है। यहाँ पर हेड रीजन में सेंटर में न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए और या फिर आरएनए पाया जाता है, और इसके बाहर प्रोटीन का कोट पाया जाता है। ये दो कैरेक्टर्स इनको लिविंग कंसिडर करवाते हैं कि इनके अंदर डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड, और उसके साथ ही साथ में इसमें प्रोटीन्स पाई जा रही हैं। और दूसरा, इसका जो लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोड्यूस करना है, ये भी इसको लिविंग कंसिडर करवाता है। लेकिन जब ये पैरासिटिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा होता, तो उस वक्त ये क्रिस्टलाइन हो जाता है, ये नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अब इसके अंदर कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि तीनों डोमेन्स में पाए जाते हैं। आप 3 डोमेन्स पढ़ चुके हैं, आर्की, बैक्टीरिया, यूकेरिया। आर्की जो कि हमारी मोस्ट प्रिमिटिव डोमेन है, इवन कि उसमें जो पाए जाने वाले सेल हैं ये उससे भी मैच नहीं करता है। और जो सेल लाइक बॉडी है, सेल लाइक मेटाबॉलिज्म है, वो कुछ भी इसके अंदर नहीं होता। इसलिए इसको किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि हमने लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन की है, जबकि इसके लिए अभी तक ये डाउटफुल है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। सो दैट्स वाई viruses are not included in the classification system in any domain or in any kingdom. तो यहाँ पर आपकी बुक में वायरसेस ही की 2 एग्जाम्पल्स भी दी जा रही हैं। वायरसेस की जो 2 एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं वो हैं जी, ये हमने पढ़ ली है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, ए सेलुलर है, रिप्रोड्यूस करता है, प्रोटीन और डीएनए से मिलके बना है। तो यहाँ पे अब फर्दर हम एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। 2 एग्जाम्पल्स वायरसेस की दी जा रही हैं। एक है जी प्रियॉन्स और दूसरा है वायरॉइड्स। ये 2 पार्टिकल्स हैं, दोनों ही ए सेलुलर हैं। Prions and viroids. Both these particles are acellular. Acellular mean without a proper cell. Particles. Prions जो हैं ये मिलकर बने हैं प्रोटीन से। ये आपने याद रखना है कि ये दोनों किस केमिकल से मिलके बने हैं, आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। वायरॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए। आरएनए सर्कुलर फॉर्म में है, इससे मिलके बनते हैं। प्रियॉन्स और वायरॉइड्स दोनों ही ये सेलुलर पार्टिकल्स हैं, केमिकली डिफरेंट होते हैं, और ये दोनों प्लांट्स में इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह बनते हैं। बिकॉज बोथ कॉज infectious diseases in plants.
एक तो पौधों में भी ये इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह बन रहे हैं, और दूसरा ये कैंसर की भी वजह हो सकते हैं, एंड ऑल्सो कोज कैंसर। ये कैंसर की वजह भी हो सकते हैं। जी बच्चों, ये टॉपिक आपने पढ़ा स्टेटस ऑफ वायरसेस। पिछले सालों में ये छोटा सा टॉपिक एज अ शॉर्ट भी आया हुआ है 2 मार्क्स का, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वायरसेस, जबकि यही टॉपिक स्टेटस ऑफ वायरसेस 4 मार्क्स में एज अ लॉन्ग भी आ चुका है। और इसमें साइड बॉक्स में प्रियॉन्स और वायरॉइड्स के बारे में बताया हुआ है। जब अगर आपको लॉन्ग आता है तो आपने इस बॉक्स को भी ऐड कर लेना है उसमें, प्रियॉन्स और वायरॉइड्स को, और इसको इस बॉक्स को आपने अलग से भी मार्क करना है फॉर शॉर्ट। ये इस तरह से भी आया है, व्हाट आर प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स, और इस तरह से भी पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। तो कुछ कैरेक्टर इनके ये हैं कि एसेलुलर हैं, जो कि एक जैसा है, केमिकल कंपोजिशन दोनों की डिफरेंट है, प्रियॉन्स प्रोटीन से मिलके बने हैं, जबकि वायरॉइड्स जो हैं वो सर्कुलर आरएनए से मिलके बने हैं, और दोनों पार्टिकल्स इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में। इसके अलावा ये वजह बनते हैं कैंसर की। जी, वायरसेस का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक मोस्ट फेमस वायरस का जिक्र आपकी बुक में आ जाता है, दैट इज कोरोना वायरस। आप जानते होंगे कोरोना वायरस के बारे में, जो कि जिसके बारे में पता चला था 2019 में, इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया था इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। इसके बारे में बताया गया था, और ये वायरस एक बहुत ही बड़ी सांस की बीमारी की वजह बनता है, एक पेंडेमिक रेस्पिरेटरी इलनेस। पेंडेमिक क्या चीज़ होती है? पेंडेमिक रेस्पिरेटरी इलनेस। पहले तो पेंडेमिक का मैं बता दूं आपको, एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि आलमी सतह पे फैल जाता है, पेंडेमिक रेस्पिरेटरी इलनेस। जी बच्चों, एक ऐसा इन्फेक्शन जो बहुत बड़े सतह पे फैल जाता है, उस इन्फेक्शन को हम पेंडेमिक कहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड भी यूज़ होता है, एपिडेमिक। एपिडेमिक एक ऐसा इन्फेक्शन जो बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, जो फैलने वाला तो होता है, लेकिन उसका इन्फेक्शन जो होता है वो कम सतह पे फैलता है, एक इलाके में फैल जाता है जैसे। लेकिन एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा इन्फेक्शन जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक फैल जाता है, दैट इज पेंडेमिक रेस्पिरेटरी इलनेस, सांस की बीमारी। यस, जिसका नाम है COVID-19। You know very well? Yes, COVID-19 ये एक सांस की बीमारी है। इस बीमारी की सिम्टम्स क्या हैं और इस बीमारी में क्या क्या प्रिवेंशंस हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है? ये आपकी बुक में भी दी जा रही हैं और जनरली भी आपको पता होना चाहिए ज़रूर। इसमें जी जो भी इसमें मुब्तला होता है बीमारी में, हाई फीवर हो जाता है, उसको कफिंग होती है, गले में दर्द होती है, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। उस इंसान को ना तो टेस्ट फील होता है और ना ही कोई स्मेल फील होती है। देन हेडेक,
बॉडी एक, पूरे जिस्म में दर्द होती है, सर में दर्द होती है, बुखार होता है, और गले में दर्द होती है, देन फटीग, थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा, और सिवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, सिवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। ये सांस की बीमारी है और इसमें सांस से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बात करते हुए, सांस लेते हुए, कफिंग या स्नीजिंग के दौरान में वो ड्रॉपलेट्स एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाते हैं तो ये बीमारी फैलती है। या फिर इवन कि वो ड्रॉपलेट्स सांस के साथ किसी भी सरफेस के ऊपर ड्रॉप हो गए हैं तो वो सरफेस भी इन्फेक्टेड हो जाएगी और उस सरफेस को टच करने से भी ये जर्म्स दूसरे इंसान तक चले जाएंगे। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि ये जर्म्स सांस के साथ बहुत तेज़ी से फैलते हैं, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से मेजर्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज़ द, पेशेंट जो है वो मास्क को बहुत ज़रूरी यूज़ करे। यूज़ द मास्क। फॉर नोज एंड माउथ। नोज एंड माउथ। नोज और माउथ को कवर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे जर्म्स जो हैं, ड्रॉपलेट्स जो हैं, वो किसी भी दूसरे इंसान तक नहीं जा पाएंगे। पहला जो मेजर है वो इसका ये है कि मास्क लाजमी यूज़ करना है। दूसरा जो इसका प्रिकॉशनरी मेजर या इसकी प्रिवेंशन के लिए स्टेप है, वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। बहुत ज़्यादा हाथ धोने हैं फॉर 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स तक आपने हैंड्स को वॉश करना है। क्यों? उससे क्या होगा कि उससे जर्म्स जो हैं वो किल होंगे हाथों से। वॉश योर हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स और यूज़ एनी सैनिटाइज़र। किसी भी हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करें। which contain 60% alcohol. %60 उसमें अल्कोहल होना ज़रूरी है। वो सैनिटाइज़र यूज़ करें या 20 सेकेंड्स के लिए हाथों को आप वॉश करेंगे तो वो जर्म्स, वो जो कंटेमिनेटेड ड्रॉपलेट्स हैं वो हाथों से दूर हो जाएंगे और वो इन्फेक्शन की सूरत इख्तियार नहीं करेंगे। और तीसरी इसकी प्रिवेंशन जो है इस इन्फेक्शन के, जब ये 2019 में फैला था, थोड़े ही टाइम के बाद, विद इन द टाइम, इसकी वैक्सीनेशन तैयार हो गई थी। जी बच्चों, डू यू नो अबाउट वैक्सीनेशन? ये कुछ ऐसे मेडिकेशन होती है जो किसी भी मेडिसिन के डिज़ीज़ के लिए तैयार की जाती है और डिज़ीज़ के इन्फेक्शन से पहले उसको यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस और ड्रॉपलेट्स, ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उस जर्म, उस वायरस या उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ अलर्ट हो जाए। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो वो जो रिलेटेड जर्म्स बॉडी में आते हैं वो उनको किल कर देता है और बॉडी में इन्फेक्शन नहीं फैलता है। ये आपका ये भी साइड इन्फॉर्मेशन में कोरोना वायरस के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे आपने पढ़ा कि कोरोना वायरस का आगाज़ कहाँ से हुआ था। इब्तदा हुई है वुहान सिटी ऑफ चाइना से इन 2019। इन 2019 इसका पता चला था और ये एक पेंडेमिक है। पेंडेमिक रेस्पिरेटरी इलनेस है जो खांसी से, बोलने से, सांस लेने से या छींकने से, स्नीजिंग से फैलती है। और इसकी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा फीवर होना, कफिंग, स्नीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ,
सांस में रुकावट आ जाती है, बॉडी में पेन होती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। देन उन लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, या फिर वो लोग जो ओल्ड एज होते हैं, उनका भी उनमें अगर ये इन्फेक्शन हो जाए खुदा ना खास्ता, तो ये इन्फेक्शन ज़्यादा सिवियर हो जाता है। बट हम इस बीमारी को कम कर सकते हैं बाय यूजिंग सम प्रिवेंटिव मेजर्स। वो क्या क्या हैं कि हम मास्क यूज़ करें, देन हैंड वॉश करें 20 सेकेंड्स के लिए, या हैंड सैनिटाइज़र जिसके अंदर 60% अल्कोहल हो वो यूज़ करें। देन वैक्सीनेशन से जर्म्स जो होंगे वो होल्ड नहीं कर पाएंगे और बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वैक्सीनेशन ही वो चीज़ है जिसने इस बीमारी की शिद्दत को कम कर दिया है। ठीक है बेटे, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वो डू यू नो अबाउट कोरोना वायरस, इसकी सिम्टम्स पूछी जा सकती हैं, इसके ये कहाँ पे किस सिटी में सबसे पहले बताया गया था, चाइना के सिटी वुहान में बताया गया था। ये भी आपने मार्क करना है एमसीक्यूज़ के लिए भी, और इसको याद करना है आपने। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।